अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिगम मेथड टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो क्यों कराएंगे, किस लिए कराते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं और इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एग्जांपल दी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ z=4x1 + 3x2 और इसको हमारा जो मकसद है इसको मिनिमाइज़ करना। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव हमें इक्वेशंस बता दी हैं 2x1 + x2 > 10 -3x1 + 2x2 < 6, इसलिए x1 + x2 > 6। सबसे पहले तो हमने देखना होता है वेरिएबल्स जो है हमारे पॉजिटिव होने चाहिए और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। कॉन्स्टेंट पॉजिटिव हैं और वेरिएबल्स x1 x2 भी हमारे पॉजिटिव हैं। तो हमारा स्टेप 1 होता है कि हमने इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो बाय यूजिंग सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स। तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले तो ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ से भी एक आपको हिंट दे देता हूँ। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे ना टैबुलर फॉर्म से, वो थे कि उनके अंदर जो इनइक्वलिटीज़ थी ना वो लेस देन इक्वल टू। जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह वाली या इक्वल टू वाली इनइक्वलिटीज़ आ जाती है ना, तो हमने इसको सिंपलेक्स मेथड के दो टेक्निक्स हैं, एक बिगम मेथड है और दूसरी है टू फेस मेथड। तो इन दोनों के ज़रिए इन दोनों को यूज़ करके हमने सॉल्व करना होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या खाली इक्वल टू वाली इनइक्वलिटीज़ आ जाए। अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वलिटीज़ हैं तो वो हम टैबुलर फॉर्म से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 + x2, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ यानी कि सरप्लस वेरिएबल आएगा -s1 = 10 हो जाएगा। इसी तरीके से -3x1 + 2x2 लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल आ जाएगा +s2 = 6। देन हमारे पास x1 + x2 ग्रेटर देन है तो हमारे पास सरप्लस आएगा -s3 = 6। तो हमारे पास इक्वेशन हो गया x1 कंडीशन x2 s1 s2 s3 सारे पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं और नॉन बेसिक कौन से। तो हमने क्या करना था, जो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल्स थे ना जो क्वेश्चन में दिए हुए थे x1 x2, हमने इनको नॉन बेसिक कंसीडर करना है। नॉन बेसिक कंसीडर करेंगे इनको और इनकी वैल्यूज़ हम ज़ीरो पुट कर देंगे इन इक्वेशंस में। और हमारे पास देखते हैं कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो x1 x2 ये ज़ीरो हो गया तो s1 रह गया -s1 है तो उधर जाके ये हो जाएगा -10, यानी कि s1 की वैल्यू आ रही है -10 और s2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरह 6 और s3 की वैल्यू आ जाएगी -6। अब देखा जाए ना तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ना बेसिक वेरिएबल्स की, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो इनफीसिबल सोल्यूशन की तरफ जा रही है, हमें तो फीसिबल सोल्यूशन चाहिए होता है। तो अब यहाँ से पता लग रहा है यानी कि s1 की वैल्यू नेगेटिव है, s3 की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ये दो वैल्यूज़ जो है ना ये प्रॉब्लम कर रही हैं। तो यानी कि इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना माइनस नेगेटिव वैल्यू ना आए तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। s2 वाली इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे। s1 और s3 यानी कि ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं तो इसके अंदर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अब इंट्रोड्यूस कराते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा, क्या था हमारा, 2x1, इक्वेशन थी 2x1 और साथ था +x2 और साथ था हमारे पास सरप्लस वेरिएबल -s1 और साथ हमारे पास आएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि s1 हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा था जो कि इनफीसिबल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा था हमें, तो हम +r1 करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। अब ये +r1 क्यों किया, ये प्लस इसलिए किया है कि हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। +r1 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है सेकंड इक्वेशन है -3x1 एंड देन हमारे पास है 2x2 और साथ था हमारे पास स्लैक वेरिएबल +s2 और ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा था तो ये हमारा एज इट इज़ ही रहेगा 6 और यहाँ पे आना था 10।
अब हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। थर्ड इक्वेशन थी x1 प्लस x2, देन हमारे पास माइनस x3 था, ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएगा r2 और इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास x1 x2 s1 s2 s3 r1 r2 सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स जो है हमारे पास पॉजिटिव हैं। और अब हमने क्या करना है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो हमारा होगा मिनिमाइजेशन का था, मिन z, और वो किस तरीके से होगा 4x1 प्लस 3x2। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल जितने भी हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड करने हैं और उसके साथ m मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखना कि अगर मिनिमाइजेशन का केस है ना तो हमने पॉजिटिव m रखना है, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो हमने माइनस m रखना है। मतलब ये कि प्लस ऐड होगा, यानी कि माइनस r1 है और ये r2 है, और साथ हमारे पास क्या आएगा, यानी कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो m हमारे पास पॉजिटिव m आ जाएगा। अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो हमने नेगेटिव m इंट्रोड्यूस करा देना था इसमें। तो ये आपको केस समझ आ गया होगा कि जब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ, मिनिमाइजेशन करनी है तो उसके अंदर हमने किस तरीके से डील करना है, और इसी तरीके से जब मैक्सिमाइजेशन हमें कहा तो हमें किस तरीके से उसको डील करना है। तो यही बस डिफरेंस है दोनों केसेस में, तो बाकी सारा तो सिनेरियो सारी वर्किंग सेम रहेगी। तो अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास ये सारा कुछ आ गया, अब हमने इसको टेबल बनाना है, टेबल फॉर्म में लेके जाना है। लाइक सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे आता है बेसिक का कॉलम, सेम टू सेम वही है जो हमने प्रीवियस में, अब हमने टैबुलर फॉर्म ही लगानी है सारी जो पिछले लेक्चर्स में हमने की है। तो ये हमारा पास आ जाएगा बेसिक का कॉलम। देन उसके बाद हमने क्या करना था कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सब लिखने हैं, x1 x2 उसका हम सीक्वेंस देख लेते हैं। देन हमने क्या करना है, s1 आएगा हमारे पास और s1 है, देन हमारे पास देन हमारे पास s3 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमने याद रखनी क्योंकि ये s2 एंड पे आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये s1 और s3 थे जो प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे लिए। उसके बाद हम r1 इंट्रोड्यूस कराया था हमने, देन s2 आ जाएगा, देन r2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन का कॉलम, देन हमारे पास आ जाएगा रेशो। ठीक है, ये हमने देखना कि यानी कि r1 s2 r2 ये जो है ना हमारे बेसिक वो एंड पे आएंगे, बाकी सारे हमने इससे पहले लिख लेने हैं। अब ये हमारे पास बेसिक क्यों है, वो इस वजह से हैं कि अगर हम x1 x2 जो कि एक्चुअल वेरिएबल्स थे इनको अगर हम ज़ीरो पुट करें, और हमारे पास थे s1 और s3 वेरिएबल थे जो कि नेगेटिव वैल्यू दे रहे थे, जो मसला कर रहे थे, इन चारों को हम नॉन बेसिक ले लेंगे और इनको हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास r1 की वैल्यू आएगी, s2 की वैल्यू आएगी और r2 की वैल्यू आएगी, यानी कि बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास ये तीन है। तो हम सबसे पहले z लिखेंगे, ये z के लिए रो है। देन हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, r1 है, s2 है, देन r2 है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको स्टैंडर्ड, ये z को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z माइनस 4x1 माइनस 3x2 माइनस mr1 और माइनस mr2 इक्वल टू 0। अब m की जगह पे क्या आएगा, m की जगह पे हम देंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर वैल्यूज़ को जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट की वैल्यूज़ क्या है, यानी कि 4 है, 3 है, इंटीजर है, तो हम m 100 ले लेते हैं, तो हमारा m क्या होगा 100। अगर इन केस हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू हंड्रेड्स में होती है,
100 यहाँ पे होता है या 200 होता है या 104 या 105 इस तरीके से, यानी कि हंड्रेड्स में होती तो हम m की वैल्यू 1000 ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर 1000 में होती तो हम 10,000 ले लेंगे। m की वैल्यू हमेशा ज़्यादा लेनी है। तो हमने इंटीजर्स थे तो हमने 4 यानी कि 4 था 3 था तो हम 100 ले लेंगे। यहाँ पे हम 100 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी। जी में x1 का कोफिशिएंट है -4, x2 का -3। इसी तरीके से s1 नहीं है तो वो 0 होगा, s3 भी 0 होगा। और r1 है हमारे पास m है 100 है तो -100 आ जाएगा। s2 हमारे पास 0 होगा, यहाँ पे भी -100 आ जाएगा और सोल्यूशन हमारा 0 है। ठीक है, इस तरीके से हम r1 इक्वेशन देखते हैं। r1 वाले ये है और r1 का सोल्यूशन यानी कि ये सारे 0 होगा तो हमारे पास 10 आ रहा है सोल्यूशन। इसी तरीके से s2 का हमारे पास 6 आएगा और r2 का भी 6 आएगा। और ये किस तरीके से आ रहा है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हमने कहा था ना नॉन बेसिक है तो इनको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, अब r1 वाली इक्वेशन में हम देखते हैं कि x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का है 1 और s1 का है -1 एंड s3 का 0, r1 का 1 होगा, दैन बाकी सारे 0 होंगे। इसी तरीके से s2 का होगा -3, 2, s2 1 होगा, बाकी सब 0। r2 की बात करें तो उसमें x1 1 है, x2 1 है, -s3 है यानी कि -1 है, r2 हमारे पास 1 है, बाकी सारे 0 होंगे। सबसे पहली कंडीशंस क्या थी हमारे पास। हमारी पहली कंडीशन थी कि r1 s2 r2 यानी कि जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके जो z में की इक्वेशन में है उनके जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। तो हम देखते हैं r1 का कोफिशिएंट है यहाँ पे -100, हालांकि 0 होना चाहिए था कंडीशन के मुताबिक। s2 का है 0, r2 का है -100, यानी कि r1 r2 ये दोनों ऐसे कोफिशिएंट इनके जो है कोफिशिएंट है वो हैं -100। इन दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास 0 होने चाहिए थे कंडीशन के मुताबिक। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी कंडीशन देखते हैं। r1 s2 r2 इन सब के कॉलम में यानी कि जी को छोड़ के आइडेंटिटी बनना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जी इक्वेशन रो जी पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि r1 और r2 की वैल्यू 0 हो जाए। वो किस तरीके से करते हैं, चलें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमने करना है, अब वो रो ऑपरेशन क्या करना है। अब देखें कि नीचे वाली रोज़ देखते हैं r1 s2 r2 वाली, इसमें से देखते हैं कि हम किस रो को यूज़ करके हम इसमें 0 बना सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 0 चाहिए तो हम r1 वाली कोई रो को यूज़ करते हैं, यानी कि ये या 1 है, इसके ज़रिए हम यहाँ पे 0 बना लेंगे। हमने क्या करना है, r1 वाली रो को 100 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से हम r2 को 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ये दोनों रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास r1 r2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इन दोनों रो ऑपरेशंस के बाद हमारे पास जो बनेगा कॉलम वो ये है बेसिक का, दैन हमारे पास x1 आ जाएगा, दैन x2 आ गया। इसी तरीके से s1 s3 था हमारे पास, r1 था और s2 था, r2 था, दैन हमारे पास था सॉल्यूशन का कॉलम, दैन हमारे पास था रेशो। तो यहाँ पे था z, तो z पे ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 296 197, दैन हमारे पास -100 आ जाएगा, यहाँ पे -100 आ जाएगा, दैन यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 था और ये भी 0 हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास 1600। और हमारे पास था r1 s2 r2, इनकी वैल्यूज थी 2 -3 1 1 2 1, दैन था हमारे पास -1 0 0 एंड 0 0 -1 1 0 0 0 1 0। आइडेंटिटी थी यहाँ पे 0 1 और 10 6 6। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सेम वही प्रोसीजर है जो हमने टेबलर फॉर्म में किया था कि हमने पिवट कॉलम निकालना है, पिवट रो निकालना है। दैन हमने उधर से हमारे पास एंट्री और लीविंग वेरिएबल आ जाएगा और उसके बाद हम पिवट एलिमेंट के 1 बनाना और दैन उसको आगे सॉल्व करना है।
तो वो क्या था, हमारे पास पिवट कॉलम किस तरीके से आता था। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास मिनिमम केस। तो मिनिमम के केस में हमने क्या करना था, मिनिमम के केस में हमने पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पकड़नी होती थी। तो उसके इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 296 हमारे पास क्या होगा, पिवट कॉलम होगा हमारे पास, यानी कि x1 हमारा एंट्री वेरिएबल है। और हमने पिवट रो निकालनी है, वो किस तरीके से निकालनी है, रेशो के ज़रिए। रेशो क्या होगी, 10/2 हमारे पास आ जाएगा 5, इसी तरह 6/-3 तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू या इन्फिनिटी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमने क्या करना था, सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी थी। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5, यानी कि ये R1 वाली रो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पिवट रो। और R1 हमारा क्या होगा, लिविंग वेरिएबल, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, 2 हमारे पास पिवट एलिमेंट है। देन हम नेक्स्ट आइटरेशन में चलते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा हमारे पास जी है। देन R1 है, R1 तो लीव कर रहा है, लिविंग वेरिएबल है, x1 एंट्री कर रहा है तो R1 की जगह पे x1 आएगा। देन S2 आएगा और R2 वैसे ही रहेगा। और हमने क्या करना था, बाकी वेरिएबल्स तो वैसे ही हैं हमने क्या करना था कि पिवट एलिमेंट जो है उसको हमने 1 करना है। तो वो किस तरीके से होगा कि ये R1 यानी कि 2 है, ये पिवट एलिमेंट 2 को हम इस पूरी रो का हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हाँ, हमारे पास क्या कैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, -1/2। देन हमारे पास 0 है 1/2, 0 0 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 5 अब हमारे पास ये रो आ गया। हमने इसके ज़रिए R2 के कॉलम में पिवट एलिमेंट वाले S2 और Z की वैल्यू को हमने ज़ीरो करना है। तो वो किस तरीके से, जी की वैल्यू को ज़ीरो करने का तरीका है कि हम इस पूरी इक्वेशन को -296 से मल्टीप्लाई कर दें और जी वाली इक्वेशन में ऐड कर दें। तो ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, 0 आएगा, 49 आ जाएगा यहाँ पे, देन हमारे पास 48 आ जाएगा, देन हमारे पास -100 -148 0 0 120 और S2 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 है, यहाँ पे -3 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके S2 वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई है 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन 3.5 और -1.5 0 देन 1.5 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब इसका देखते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम सिंपल इनको क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास आ जाएगा 0 0.5 0.5 एंड देन -1 -0.5 0 1 1। ये आपकी मर्ज़ी, आप 0.5 लिखें या 1/2 लिखें। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया था, यहाँ पे 0.5 कर दिया, तो इससे कोई मसला नहीं आएगा। देन हमने क्या करना है कि अब अगेन हम देखेंगे कि हमने स्टॉप कब करना है। हमने स्टॉप उस टाइम करना है क्योंकि हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हम उस टाइम स्टॉप करेंगे कि जब हमारे जी के कोएफिशिएंट 0 हो जाएं या नेगेटिव आ जाएं या दोनों का मिक्सचर हो। जब यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी तो हम स्टॉप कर देंगे। तो अभी तो हमारे पास है, अभी हमारे पास बेसिक वेरिएबल है x1 S2 R2। तो यानी कि हमारे पास x2 S2 ये देखेंगे या हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू। और क्या कंडीशन थी कि हम पिवट कॉलम किस तरीके से सिलेक्ट करते थे, वो ये था कि सबसे मैक्सिमम हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी। यानी कि इसमें मैक्सिमम क्या है 49, इसको छोड़ के। तो हमारे पास कॉलम आ गया ये वाला एज अ पिवट कॉलम, यानी कि x2 हमारा, x2 इस बार एंट्री वेरिएबल होगा हमारा, x2 वाला कॉलम है। और लिविंग वेरिएबल देखने के लिए हम रेशो यूज़ करेंगे। तो रेशो हमारे पास आएगी, अगर इसका 5/2 लें तो ये 10 आ रहा है हमारे पास, 21/3.5 करें तो ये 6 आ रहा है, और 1/0.5 करें तो यहाँ पे आ रहा है 2। तो मिनिमम रेशो क्या है हमारे पास 2, तो यानी कि ये वाली रो
तो हमारे पास पिवट रो ये आ गया, पिवट एलिमेंट हमारे पास ये है। देन हमने क्या करना है कि r/2 हमारा लिविंग वेरिएबल है, x2 जो हमारा वो एंट्री वेरिएबल है, और r2 जो हमारा लिविंग वेरिएबल है। तो हम इसको सबसे पहले नोट कर देते हैं। z आएगा यहाँ पे, देन हमारे पास x1 आएगा, s2 आएगा, और r2 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास x2। अब हमने क्या करना है कि पिवट एलिमेंट हमारा क्या है 0.5 विच इज़ इक्वल टू 1/2। इस इधर हमने 1 बनाना है, तो हमने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं, या 2/1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0, देन 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, -1, 0 एंड 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब हमने इस रो को यूज़ करते हुए जितने भी उस कॉलम में ये देखें 3.5, 1/2 और 49 है, इन तीनों का हमने 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को -3.5 से मल्टीप्लाई करके s2 वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं 0, तो वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ पे -5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, 1 -7, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसी तरीके से हम करेंगे कि इसको हम कर देते हैं 2/0 लेके आना, तो -1/2 से इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देन हम इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 में क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 0 -1 एंड 4। अब z को देखते हैं, तो z के लिए हम क्या करेंगे, -49 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन ऐड कर देंगे 0 0 -1 आ गया, -2, देन हमारे पास आ जाएगा -99, 0 -98 एंड 22। अब हमने देखना कि z के कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 माइनस है, -99, 0 -98, यानी कि सारे कोएफिशिएंट हमारे पास 0 हो गए और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो अब कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करना है कि हमारा सोल्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पे रीच कर गए। तो हम यहाँ से अगर वैल्यूज़ निकालें ऑप्टिमल सोल्यूशन की, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो वो है z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारे पास आई है 22, और x1 की वैल्यू हमारे पास है 4, एंड x2 की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब हमने देखना था कि अब इम्पोर्टेंट केस एक आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, वो नहीं आएगा। लाइक हम जब स्टार्ट हुए थे सोल्यूशन में, हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे r1 r2। अगर हमारे पास हम मतलब कि ऑप्टिमलिटी सोल्यूशन ऑप्टिमलिटी पे पहुँच गए हैं, ऑप्टिमलिटी वाले स्टेप पे, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अवेलेबल है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो इनफीसिबल होगा। फीसिबल सोल्यूशन उसी टाइम होगा जब हमारे पास इधर बेसिक वाले कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए होंगे जब हम फाइनल स्टेप पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर फाइनल स्टेप में जाके हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अवेलेबल है, तो हम कह देंगे कि हमारा सोल्यूशन इनफीसिबल है। ये था हमारा बिग एम मेथड। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।